स्टूडेंट्स, नरेशन के चैप्टर में आज आपका 32वां दिन है, 32nd डे। टॉपिक है आपका रूल्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत विशेष प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंस कौन? इंपरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट, अर्थात आपको पढ़ना है नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट, और यही यूनिट चल रहा है किसके अंतर्गत? नरेशन के अंतर्गत। अब इसमें जो है पार्ट 7 तक हो चुका है, आज है पार्ट 8। अब पार्ट 8 यानी ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से प्रारंभ तो होता है लेकिन किसको व्यक्त करता हो? सपोजिशन को। सपोजिशन, देखिए सपोजिशन क्यों कहा गया? सपोजिशन का मतलब क्या है भैया? कल्पना। क्या है? कल्पना। किस शब्द से बना है? टू सपोज। टू सपोज का मतलब ये होता है कल्पना करना। टू सपोज का मतलब कल्पना करना। किससे बना भैया? कल्पना करना। ठीक, तो टू सपोज का मतलब कल्पना करना। सपोज शब्द से बना सपोजिशन, यानी ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से प्रारंभ होगा किंतु उससे कल्पना की जाएगी। अब चलिए यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट नरेशन में 2 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और इनडायरेक्ट में केवल एक। अब इनका मैं अंतर समझा देता हूँ। टीचर पढ़ाता है, आप भी पढ़े होंगे, जूनियर हाई स्कूल तक मैथ्स पढ़े होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, कुछ भी पढ़े होंगे। जहाँ रेखांकित किया जा रहा कोई चीज, तो मान लीजिए टीचर कहता है, कैसे वो सपोज करता है? वो कहता है कि मान लो या मान लीजिए यह एक त्रिभुज है। 2 चीजें कहता है, ध्यान दीजिएगा। मान लो यह एक त्रिभुज है। ये हिंदी में बोलता है, तो मान लो यह एक त्रिभुज है का इंग्लिश क्या हो जाएगी? इंग्लिश क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी पहला वाला, क्या हो जाएगी? लेट इट बी अ ट्रायंगल। अ ट्रायंगल। ये होगा। ओके, अब एक बार ये कहा और दूसरी बार कहा भैया क्या? नहीं, इसको नहीं चेंज कर रहा, ये तो मान लो कहो या मान लीजिए कि इसमें कोई फर्क नहीं करना है, यहाँ पर फर्क करना है। मान लीजिए इसमें हम मान लो कहते हैं या मान लीजिए, बात दोनों एक ही है, ठीक है ना, उसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ कहता है कि मान लो कोई त्रिभुज है, कोई क्या भैया? त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है। अब आप देखो क्या अंतर हुआ। यहां पर है या के साथ एक, तो एक के लिए ऐड की और लगेगा या हल लगेगा, लेकिन इस सेंटेंस में क्या लगा? अलग। और यह के लिए क्या लगा? इट लगा। लेकिन यह इट ऑब्जेक्टिव केस में, यह इट क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि लेट क्या है? बेयर इंफिनिटिव। अब चलिए यहां पर यह शब्द हट गया, कोई आ गया, तो कोई के लिए भी ही लगेगा, यानी सेम ट्रांसलेशन होगा।
क्या होगा, परंतु लेट के बाद ईट का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें यह नहीं है, तब क्या हो जाएगा, देयर। अब देयर बी अ ट्रायंगल। अब सोचेंगे समानता क्या है, मैंने कहा कि सेम सेम इस पोर्शन में, इतना पोर्शन सेम रहेगा। ये देखिए अंतर क्या आया, केवल इट और देयर का। यहां पर देखिए, मान लो यह एक त्रिभुज है तो यहां से कट कर दीजिए, यह एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट ये हुआ, कोई त्रिभुज है तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ, त्रिभुज हुआ। इसका मतलब यह इंडिफिनिट सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये वाला क्या है, डिफिनिट सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो डिफिनिट सब्जेक्ट होने के कारण इट से सेंटेंस शुरू होगा, ठीक। और अब इसको थोड़े समय के लिए एक तरीका मैं और बता दे रहा हूँ, इसको तो आप स्ट्रक्चर समझ लिए, यह स्ट्रक्चर यहाँ आ गया और यह स्ट्रक्चर यहाँ आ गया, बस सिंपल बात। यह क्या हुआ, लेट से प्रारंभ होने वाला ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जो सप्पोजिशन को, कल्पना को व्यक्त करता है। तो टीचर पढ़ाता है तो क्या कहता है, मान लो यह त्रिभुज है या मान लो कोई त्रिभुज है, दो ही बात करेगा। एक में यह एक लगाएगा और इसमें यह नहीं लगाएगा, तो जब यह नहीं लगाएगा तो एक नहीं लगेगा, और एक कोई में चेंज हो जाएगा। तो दो तरीके हैं। तो इस तरीके में लेट के बाद ईट आएगा और यहाँ पर देर आएगा। ऐसा क्यों, तो सुन लीजिए, ऐसा इसलिए कि यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं, ये देखिए मिटा दिया, ठीक है भैया, मिटा दिया। तो मिटा दिया, मान लो हमने मिटा दिया, लेट किसको व्यक्त करता है, सपोजिशन को। तो मान लो कि इंग्लिश तो लेट हो रही है, तो यहाँ से भी इसको मिटा दिया, क्या कर दिया, मिटा दिया। अब देखिए जब यहाँ से इसको मिटाएंगे तो सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। यह एक त्रिभुज है, तो यह एक त्रिभुज है का ट्रांसलेशन क्या होगा, हाँ, इसका ट्रांसलेशन तब क्या होगा, इट इज, इफ से करिए या दिस इज से, दिस इज। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा भाई, यहाँ दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम फिर से लिंक करके इसको समझा देते हैं आपको, तो सेंटेंस बहुत स्ट्रक्चर आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए यह एक त्रिभुज है, ठीक है। दो ट्रांसलेशन होगा, एक ट्रांसलेशन क्या होगा, दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक, ये देखिए। और दूसरा ट्रांसलेशन होगा इट इज अ ट्रायंगल, ये ट्रांसलेशन होगा, ठीक। अब चलिए कोई हम दूसरा ट्रांसलेशन दे रहे हैं आपको, कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सेंटेंस का, हिंदी सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये, बोलिए है कि नहीं है, और ये सबका सब क्या है, प्रेडिकेट है, समझ लीजिएगा। इस सेंटेंस में क्या है, देखिए इस सेंटेंस में कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज, कोई त्रिभुज, सब देखिए ये कौन सा सब्जेक्ट है, डिफिनिट सब्जेक्ट है, इसको क्या बोलते हैं, डिफिनिट सब्जेक्ट है ये। जब वाक्य का सब्जेक्ट डिफिनिट होता है तो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसी से शुरू होगा। तो यह से शुरू होगा, और यह की दो इंग्लिश हुई, एक दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एक पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। पहली बार इंडिकेट करने के लिए दिस का प्रयोग करोगे, और जब पूर्व परिचित हो जाओगे
तब फिर दिस नहीं, बार बार दिस नहीं कहोगे, तब इट कहोगे। पहली बार इंट्रोडक्शन के समय दिस, फिर दोबारा कहने की जरूरत है तो इट, बस यही अंतर है दिस और इट का। इंडिकेट करना है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब प्रोनाउन की वीडियो देख लीजिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया गया है कि दिस, दैट, दिस और दोज का उपयोग इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, संकेत करने के लिए, इसीलिए उसका नाम क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम। तो सर्वप्रथम आपको इंट्रोड्यूस करना है तो दिस से, जब इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा दोबारा यह की जरूरत होगी तो इट से, और यह इट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक ना। अब चलिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो हिंदी वाक्य भी डिफरेंट सब्जेक्ट से शुरू होगा और इंग्लिश सेंटेंस भी डिफरेंट सब्जेक्ट से शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर कोई त्रिभुज है, तो कोई त्रिभुज है तो ये जो पोर्शन आपका सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये जो है प्रेडिकेट। अब बताइए ये सब्जेक्ट इंडिफिनिट है, क्या है, इंडिफिनिट सब्जेक्ट है, आ रहा है कि नहीं, कट तो नहीं रहा, इंडिफिनिट सब्जेक्ट है, इंडिफिनिट सब्जेक्ट है, ठीक ना, इंडिफिनिट सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा। तो जब यह इंडिफिनिट सब्जेक्ट है तो वाक्य हमेशा इंट्रोडक्टरी देयर से शुरू होगा ना। इसका मतलब ये होगा कि इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा किससे होगा, देयर से होगा, किससे होगा, देयर से। तो देयर इज हो गया, ठीक, क्यों, इसका प्रयोग किसके लिए लगेगा, त्रिभुज के लिए, और त्रिभुज क्या है, सिंगुलर है। अब कोई आर्टिकल का चैप्टर पढ़ लीजिए, पूरा आर्टिकल कंप्लीट है, कोई की इंग्लिश क्या होगी, एनी नहीं, अ होगी, तो देयर इज अ ट्रायंगल, ये हो गया। अब चलिए, इसी में यह सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट। फर्क क्या है, यहाँ का जो सब्जेक्ट है डिफरेंट है, तो इंग्लिश दिस या इट से शुरू हो रहा। अब चलिए यहाँ देखिए, यहाँ का सब्जेक्ट इंडिफिनिट सब्जेक्ट है, क्या है, इंडिफिनिट सब्जेक्ट है। तो त्रिभुज इंडिफिनिट है, सेंटेंस किससे शुरू हुआ, देयर से, इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी देयर का चैप्टर क्लोज है, उसे भी आप पढ़ लीजिए। कहेंगे सर जी सब क्लोज किए हुए, हाँ पीछे आपको जाना पड़ेगा, तो ये मीनिंगलेस रहेगा और सेंटेंस ऐसे बनेगा। ट्रांसलेशन हो गया। अब चलिए, अब कहा करिए आप, इसी में मान लो शब्द जोड़ दीजिए, मान लो जोड़ दीजिए और यहाँ पर मान लो जोड़ लीजिए। स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। तो मान लो अगर कर दिए, इसका मतलब इस सेंटेंस द्वारा किसको व्यक्त किया गया, सपोजिशन, सपोजिशन को व्यक्त किया। इसके पहले क्या था, ये सिंपल सेंटेंस था, कंटेनिंग वन सब्जेक्ट है वन प्रेडिकेट। तो मान लो जैसे लगाए, तब क्या करोगे, यहाँ लेट लगना अनिवार्य है, तो लेट लगना अनिवार्य है तो किसमें लगेगा, तो सुन लो, इस वाक्य में लेट नहीं लगा सकते हो, इस सेंटेंस में लेट नहीं लगेगा, लेट दिस नहीं हो सकता है, ठीक ना। लेट किसमें लगेगा, इसमें लगेगा, और लेट किसमें लगेगा, इसमें लगेगा। अब आगे का काम देखिए, अब मैं क्या कहा भैया, लेट इसमें लगेगा और लेट इसमें लगेगा, ठीक, इसमें नहीं लगेगा, ठीक। तो जब लेट लगाएंगे यहाँ पर, ये लगा दिया, तो बोलो ये इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल कर दिया। अब चलो, पहले सेंटेंस में क्या था, नॉमिनेटिव केस, या क्या था, सब्जेक्ट था, नॉमिनेटिव केस। अब ये चेंज हो गया किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में, ध्यान देना। तो जब यहाँ पर बड़ा स्पार्टिंग आता है, स्टूडेंट परेशान हो जाता है, वहां पर क्या था जी, यह एक त्रिभुज है, इट इज अ ट्रायंगल, तो इट क्या था, नॉमिनेटिव केस, मैं लिखा नहीं था, हाँ सब्जेक्ट बोला था, तो सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं, तो नॉमिनेटिव केस में था। अब लेट लगते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में, तो जब यह नॉमिनेटिव केस में हुआ, देखिए ध्यान दीजिए, अभी नहीं लगा रहा है, एक बार फिर रिवर्स कर दे रहे हैं, ये नॉमिनेटिव केस में है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ,
यहाँ पर क्या है जी, मान लीजिए कि हम लेट नहीं लगा रहे हैं अभी, तो यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस में है। क्या है? नॉमिनेटिव केस। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बहुत रोचक जानकारी मैं बता रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत खतरनाक सेंटेंस है। तो ये क्या है, ये नहीं लगाया। यहाँ एक त्रिभुज है, ट्रांसलेशन इट इज अ ट्रायंगल, तो यह नॉमिनेटिव केस में है। जैसे हम मान लो लगा दी, ये देखिए मान लो लगा दी, तो इसके पूर्व हम क्या करेंगे, लेट लगा देंगे। तो जैसे हम लेट लगाएंगे तो यह स्मॉल हो जाएगा। अब केस सुनिए, केस इसकी बदलकर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, रेड से लिखता हूं। इसकी केस बदलकर ऑब्जेक्टिव हो गई। क्या हो गई? ऑब्जेक्टिव। तो बताइए ये इज रह जाएगा? नहीं, यह इज बी में बदल जाएगा। किसे बदल जाएगा? बी में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये लेट का ऑब्जेक्ट है, और लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव, यही स्ट्रक्चर ही होता है। तो बेयर इन्फिनिटिव हो गया। बोलिए, हो गया? तो ये चीज आपको मिली। तो इज किस में चेंज हो गया? बी में। इज किस में चेंज हो गया? बी में। अब यहाँ चलिए, यहाँ भी मैं लेट लगाता हूँ, ठीक, यहाँ भी लेट लगाता हूँ, तो देयर का क्या हो जाएगा? स्मॉल हो गया। अब ये देयर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा? इंट्रोडक्टरी देयर है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस का सब्जेक्ट तो है, लेकिन क्रिया का नहीं। क्रिया का सब्जेक्ट यहाँ पर है। क्या जी? रियल सब्जेक्ट कहाँ बैठा है? रियल सब्जेक्ट यहाँ है, यानी इंडिफिनिट सब्जेक्ट। क्या है? इंडिफिनिट सब्जेक्ट। तो इंडिफिनिट सब्जेक्ट क्या है भैया? देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं जी? नीचे आ रहा है कि नहीं? इंडिफिनिट सब्जेक्ट क्या होता है? ऊपर लिखे, इंडिफिनिट सब्जेक्ट नाउन है। और यहाँ का देखिए, यहाँ पर जब ये था तो ये था कॉम्प्लीमेंट था। क्या था? जब ये नहीं था तो इट इज अ ट्रायंगल, ये कॉम्प्लीमेंट था जो नाउन है। क्या है? नाउन। तो यहाँ भी नाउन, यहाँ भी नाउन, ठीक। अब चलिए, यहाँ का इज ये भी बदल जाएगा बी में। किसे बदल जाएगा? बेयर इन्फिनिटिव। क्यों? क्योंकि लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा। तो एक सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव का स्किल का प्रयोग होता है, और दूसरे सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग होता है। किसका जी? इंट्रोडक्टरी देयर का। ये क्या है? इंट्रोडक्टरी देयर। तो इन सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। मैटर डन है। ये क्या है? मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा है तो नोट कर लीजिए। इंट्रोडक्टरी देयर है। क्या है? इंट्रोडक्टरी देयर, ठीक। अब चलिए, इसी चीज को उठा करके मैंने क्या किया? रिपोर्टेड स्पीच में लगा दिया, सेम चीज। तो ट्रांसलेशन क्या हुआ? बोलिए, ट्रांसलेशन में कोई फर्क पड़ा? मान लो लगाने से ट्रांसलेशन में कोई फर्क पड़ा? अगर मान लो नहीं लगाए थे तब भी इट इज अ ट्रायंगल था। इंग्लिश वाले में फर्क पड़ा, इंग्लिश वाले में फर्क पड़ा, इज की जगह बी हो गया, लेकिन हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब चलिए, कोई त्रिभुज है क्या? ट्रांसलेशन मैंने इंग्लिश में क्या किया था? देयर इज अ ट्रायंगल किया था। मान लो जोड़ते ही, यानी लेट लगाते ही इंग्लिश का ट्रांसलेशन तो बदल गया। इंग्लिश लेट लगाते ही इज की जगह बी, और यहाँ पर भी इज की जगह बी हो गया, लेकिन हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ा। हिंदी ज्यों का त्यों ये है। तो इसको उठा करके मैंने रिपोर्टेड स्पीच बना दिया। देखिए, इन्वर्टेड कॉमास में, और रिपोर्टिंग पर टू से लगा दिया। यहाँ इसको उठा करके दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में करना क्या है आपको? इनडायरेक्ट नरेशन बना दे सर। रिपोर्टिंग पर टू से को बदल देना है टू सपोज। इनडायरेक्ट नरेशन एक ही होगा, इनडायरेक्ट नरेशन एक ही होगा। क्यों?
क्योंकि दोनों में नाउन है, यहाँ भी नाउन, यहाँ भी नाउन। यहाँ का नाउन क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ का नाउन क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना? ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यहाँ का क्या है? इंडिफिनिट सब्जेक्ट है, दोनों में नाउन है। तो देखिए यहाँ भी नाउन है स्पष्ट, ये वाला, और यहाँ भी नाउन है। कौन? किस रूप में? इंडिफिनिट सब्जेक्ट के रूप में। तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय करना क्या है आपको? सिंपल बात, ठीक ना? इतनी चीजों को, इसको ड्रॉप कर देना, इसको क्या कर देना है? ड्रॉप। और इसको ड्राफ्ट क्या कर देना है? ड्राफ्ट कर दिया। अभी मैंने चर्चा किया कि ये बेयर इन्फिनिटिव में बदल जाता है। ये बे क्या है? बेयर इन्फिनिटिव, क्या है? बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। चलिए दोनों के लिए यहाँ भी वही चीज है, ये भी बेयर इन्फिनिटिव, ये भी। तो ऊपर से नीचे से दोनों साइड से क्या है? बेयर इन्फिनिटिव। दो बार नहीं लिख रहा है, एक बार बीच में सेंटर में लिख लीजिए, इधर से एरो बना लीजिए, इधर से एरो बना लीजिए। ये छोटा सा एरो बना हुआ है, ठीक है, इंडिकेट करने के लिए। हो गया? अब चलिए इसको ड्रॉप कर दीजिए, इसको ड्रॉप कर दीजिए, और बेयर इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव में बदल दीजिए। ये देखिए इन्फिनिटिव में बदल दिया। सिंपल चीज। इस बेयर इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव में बदलेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा, टू बी कर दिया। इसको बदलेंगे तो टू बी, इसको तुमने ड्रॉप कर दिया और कंजंक्शन दैट लगा दिया। दोनों ही स्ट्रक्चर सेम। तो इनडायरेक्ट नरेशन क्या मिला? ए। अब बचा क्या भैया? नाउन। और यहाँ भी क्या बचा? नाउन। फर्क क्या है? यहाँ का नाउन कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ का नाउन क्या था? यहाँ का इंडिफिनिट सब्जेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन जब बनेगा तो वो बात खत्म हो जाएगी, सिर्फ क्या रह जाएगा? नाउन। अब कॉम्प्लीमेंट है कि इंडिफिनिट सब्जेक्ट है, वो बात ही खत्म हो जाएगी। तो चलिए बना लीजिए फटाफट, सेंटेंस लीजिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी होता है, रटने से कुछ नहीं काम चलेगा, ठीक ना। इंग्लिश सीखने की चीज है, भाषा विज्ञान है, सीखिए, रटिए मत, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ। डायरेक्ट में क्या भैया? द टीचर, टीचर, ठीक ना, सेड। टीचर ने कहा, क्या कहा? अध्यापक ने कहा, मान लो यह एक त्रिभुज है। कहता है कि मान लो यह एक त्रिभुज है, तो ट्रांसलेशन क्या हुआ? लेट इट बी अ ट्राइंगल, ठीक है भैया, ट्राइंगल। ये टीचर पढ़ा रहा है बोर्ड पर, ठीक है जी, बोर्ड पर पढ़ा रहा है तो क्या कर रहा है? मान लो यह एक त्रिभुज है। पहला जो हमने सेंटेंस समझाया था बोल दिया। अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरे भाई मान लो, तो मान लो के लिए हम क्या करेगा? सपोज कर रहा है, टीचर सपोज्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सपोज हो जाएगा। सपोज दैट टू बी क्या? टीचर ने कल्पना किया कि, ट्रांसलेशन वही होगा, अध्यापक ने कल्पना किया कि यह कोई त्रिभुज है, यह कोई त्रिभुज है। अब चलिए तो क्या हो जाएगा? इसको आप ड्रॉप कर दोगे तो उसके बाद क्या बचेगा भैया? टू बी ट्रायंगल। हाँ, टू बी। अब इनडायरेक्ट में अर्थ क्या आ जाएगा जी? इनडायरेक्ट में मीनिंग वही निकलेगी की के बाद, आप दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ है कि अध्यापक ने कहा, माना यह एक त्रिभुज है, और माना शब्द इसमें आ जाएगा, माना शब्द इसमें आ जाएगा। अध्यापक ने माना कि यह एक त्रिभुज है, ये ट्रांसलेशन इसका हो गया। अब चलिए भाई
चलिए, अब अध्यापक ने पहला तरीका अपनाया, माना कि यह एक त्रिभुज है, कोई दूसरा अध्यापक एक नहीं लगा रहा और यहाँ नहीं लगा रहा, कह रहा है कि माना कोई त्रिभुज है, दोनों तरीके सही है। तो दूसरे तरीके में वो क्या बोल रहा है इंग्लिश में, भाई हिंदी में बोल रहा है कि माना कोई त्रिभुज है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोल रहा है, लेट देयर बी अ ट्राइएंगल, हो गया। तो यहाँ भी आप वही काम करोगे, इसको ड्रॉप कर दोगे, उसके बाद दैट टू बी अ ट्राइएंगल कर दोगे, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कुछ भी लिखो, कुछ भी, माना यह एक रेखा है, लाइन कर दिया, ठीक है जी, माना कोई रेखा है, लाइन कर दिया, बोलो सेंटेंस बन गया, नेक्स्ट बन गया कि नहीं बन गया, हाँ, लाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा, मतलब ईट के साथ भी बना लेना, देर के साथ भी, बस शब्द बदल देना, नाउन बदल देना है, यहाँ का नाउन बदल देना, यहाँ का नाउन बदल देना, ये भी नाउन है, ठीक है। अब यहीं पर माना कोई आयत है तो क्या करोगे, रेक्टेंगल कर दोगे, ठीक है जी। अब इसी तरह से माना कोई वृत्त है तब क्या करोगे, सर्कल कर दोगे, कुछ भी मानो ना, मानते जाओ। तो मैथ पढ़ाना होगा तो क्या करोगे, माना यह है कुछ भी, तो यह इसी को चेंज करना रहेगा, बाकी कोई चीज़ नहीं बदलेगी, सेम पैटर्न पर चलेगी। तो आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा, तो पढ़िए और पढ़ाइए। अगले क्लास तक के लिए जी टाटा बाय बाय, थैंक यू।